शैतान द्वारा बोला गया सबसे बड़ा झूठ दुनिया का ये विश्वास दिलाना था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। पर घाट पर लाशें जलाने वाले शंकर ने जब उन मुर्दा शरीरों की आत्माओं को उसे घूरते हुए देखा, तब उसने शायद शैतान के उस झूठ को पकड़ लिया था। भूत पिशाच, प्रेत आत्मा, जादू टोना, तंत्र विद्या और वशीकरण की इस भयानक और अद्भुत दुनिया में अपना अस्तित्व खोजते शंकर को क्या उसके सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आइए जाने क्या हुआ शंकर के साथ और सुने ये अनोखी कहानी भूत भुलैया। बनारस के घाट पर लाशें जलाने का काम करने वाले शंकर की जिंदगी बचपन से ही नर्क से कम नहीं थी। माँ को तो उसने कभी देखा भी नहीं था और परिवार के नाम पर बस शंकर को एक बाप था जो घाट पर लाशें जलाने का ही काम किया करता था। दिन भर काम करना और रात को शराब पीकर लुढ़कते हुए घर आना और दुनिया भर का सारा गुस्सा अपने ही बेटे शंकर पर निकालना, यह शंकर के पिता की रोज की दिनचर्या थी। मैदानी खेल खेलना, चॉकलेट टॉफियां खाने की उम्र में शंकर पैसे कमाने की होड़ में लग चुका था। फिर बाद में कुछ सालों बाद जब शंकर के पिता भी चल बसे, तब शंकर भी एक तरह से इस लाशें जलाने के अजीब काम में फंस गया था। पर उस घाट पर एक बात शंकर के साथ अच्छी हुई। शंकर की तरह किसी न किसी तरह से अपने पिता से परेशान दो लड़कों से शंकर की दोस्ती हुई, जिसमें एक था एक बनिए का बेटा। नाम भले ही उसका धनराज था, पर उसका बनिया बाप उसे हमेशा अपने धन से दूर ही रखता था। और दूसरा था एक पंडित का बेटा अभय, जिसका बाप भी उसे डरा डरा कर अपनी ही तरह जने उधारी पंडित बनाने पर तुला हुआ था। ऐसे ही बाप से पीड़ित ये तीन लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज से ज्यादा तीनों उस घाट पर वक्त बिताते थे, इसलिए तीनों में खासी दोस्ती हो चुकी थी। शंकर को अब पहली बार ऐसे लोगों का साथ मिला जिसे वो अपना कह सके, इसलिए एक दिन शंकर ने उन दोनों को वो बात बताने की हिम्मत की जिसे वो बचपन से अपने मन में दबा चुका था। दरअसल बचपन में ही शंकर को खुद के बारे में एक ऐसी बात पता चली थी जो असाधारण थी। वो आत्माओं को देख सकता था। बचपन में उसे ये बात समझ नहीं आती थी, पर धीरे धीरे जब उसे समझ आने लगा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जिन्हें वो देख पाता था वो इंसान नहीं, आत्माएं थीं। कई सालों बाद शंकर ने अपनी इस अजीब आदत को अपने दो दोस्त अभय और धनराज के सामने रखा। अभय तो सुनकर ही हैरान भी हो गया और सहम भी गया, पर धनराज का बनिया दिमाग अलग तरह से काम करने लगा। उसे शंकर की अजीब बात का ऐसा हल निकाला जिससे वो पैसे भी कमा सकते थे। धनराज का कहना था कि शंकर के इस खूबी से वो ऐसे लोगों की मदद कर सकते थे जो आत्माओं से जुड़ी किसी बात से छुटकारा चाहते हों, और साथ साथ वो इस काम से पैसे भी कमा सकते थे। तीनों में खूब बहस हुई, पर आखिरकार धनराज की बात पर तीनों सहमत हो ही गए थे। अब तीनों ऐसे लोगों की मदद करने लगे जो आत्माओं से जुड़ी परेशानियों में फंसे थे। काम ठीक तरह से चलने लगा था। तभी एक दिन धनराज का फोन आया और उसने बड़े उतावलेपन से किसी विक्रम सिंह राठौर के बारे में बताया, जो बनारस शहर के नामी गिरामी लोगों में से एक था। वो भी किसी अतृप्त आत्मा से पीड़ित था। विक्रम सिंह राठौर जैसे शाही खानदान से जुड़े आदमी का काम मिलना धनराज के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा था। धनराज ने अभय और शंकर को विक्रम सिंह से मिलने के लिए तैयार भी कर लिया, पर उससे मिलने पर समझ आया कि उस आदमी के लिए काम करना खतरे से खाली नहीं था। शंकर भी विक्रम सिंह के साथ काम करने में कतरा रहा था। अभय ने तो साफ मना ही कर दिया था, पर धनराज की सुई अटकी थी विक्रम सिंह के पैसों पर, जो वो उन्हें काम के बदले देने वाला था। खैर, आखिरकार तीनों ने विक्रम सिंह का काम हाथ में ले लिया था। शंकर, अभय और धनराज अब विक्रम सिंह के हवेली में रहने लगे। धनराज के लिए ये काम करने का सबसे बड़ा कारण था पैसा, और शंकर वैसे तो ये काम आधे मन से ही कर रहा था। उस हवेली में विक्रम सिंह की पोती अनाया से मिलने के बाद शंकर को वो काम करने का जैसे कारण मिल गया था। विक्रम सिंह की उस हवेली में, जिसका नाम कुलधारा था, वहां पर पहली रात को ही उस आत्मा ने अपने होने का सबूत दे दिया था। शंकर ने खुली आंखों से उस आत्मा का प्रकोप देख लिया था। अब लगभग हर दिन उस आत्मा का हमला घर के किसी सदस्य पर तो कभी शंकर और उसके दोस्तों पर होने लगा। इस वजह से भी विक्रम सिंह और उसके घर वालों को ये लगने लगा कि शायद शंकर जैसे नौसिखियों को ये काम देना उसकी गलती थी। धनराज और अभय भी इस बात को समझ चुके थे, शायद उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पर शंकर का पूरा ध्यान उस आत्मा की हरकतों पर था, और इसीलिए उसने इस बात का पता लगाया कि उस आत्मा ने अभी तक उन्हें कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचाया जो वो पहुंचा सकती थी। जब ये बात शंकर ने धनराज और अभय को बताई तो वो दोनों भी हैरान हो गए थे, और उनके ही कहने पर शंकर ने ये बात घर के सदस्यों को भी बताई।
और ये करना उसके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि अचानक उस आत्मा ने अब घर की एक सदस्य और विक्रम सिंह की पोती पर हमला कर दिया था। इस बात ने शंकर के लिए एक नया ही दरवाजा खोल दिया। वो आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचा कि इस आत्मा का इस हवेली में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये किसी इंसान ने करवाया था, और वो इंसान इस हवेली में मौजूद था। अब एक के बाद एक शंकर को कुछ सबूत मिलने लगे, और ऐसे ही एक दिन अचानक उस हवेली से बाहर निकलते ही उस आत्मा ने शंकर से संपर्क किया और उसे गांव जाने के लिए कहा। शंकर को वहां जाकर पता चला कि उस आत्मा को हवेली के ही किसी इंसान ने वहां बुलाया था या कहीं मजबूर किया था। तब शंकर और उसके दोस्तों ने इस बात का पता लगाने के लिए विक्रम सिंह राठौर के पिछली जिंदगी के बारे में पता किया, जहां ऐसे घिनौने राज खुले, जिसमें से एक राज था जब उसने एक भले परिवार का रातों रात खात्मा कर डाला था। पर यह समझना विक्रम सिंह की गलती थी, क्योंकि उस परिवार में एक लड़की बच गई थी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता था। उस लड़की का नाम था सुमन। सुमन के लिए उस हादसे के बाद बस एक ही मकसद बन गया था, विक्रम सिंह की तबाही। उसके लिए सुमन ने तंत्र मंत्र की काली विद्या को सीखना शुरू किया और बड़ी चालाकी से एक नौकरानी बनकर हवेली में रहने लगी। सुमन को किसी अतृप्त आत्मा के जरिए विक्रम सिंह के पुराने खानदान को मारना था। उसमें शायद वो कामयाब भी हो जाती, पर ऐन वक्त पर शंकर ने उसका सबके सामने भांडा फोड़ दिया और उसे बेनकाब कर दिया। शंकर के लिए यह काम खतरे से भरा हुआ था, और उस काम की वजह से उसके जिंदगी में अनाया आ चुकी थी। शर्मीले स्वभाव का शंकर अनाया से भले ही अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, पर अनाया जरूर उसके मन की हालत को समझ चुकी थी। शंकर के इस काम से विक्रम सिंह खुश था, इसलिए उसने शंकर और उसके दोस्तों को एक और काम करने का प्रस्ताव दिया, जहां उन्हें मुंबई के एक जाने माने बिल्डर गौतम सिंघानिया की मदद करना था। वो भी ऐसे भूत पिशाच की बात से या अफवाह से परेशान था। सिंघानिया की मुंबई में रॉयल पाम्स नाम की कई एकड़ में फैली प्रॉपर्टी थी, जहां पर भूतों का वास होने की अफवाह थी, और उसे सुलझाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को वो तैयार था। जाहिर सी बात थी कि तीनों इस काम के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए वो तीनों अब सिंघानिया के उस जमीन पर, जिसे रॉयल पाम्स कहा जाता था, वहां रहने लगे। वहां सिंघानिया के 2 5 स्टार होटल्स थे, पर बंद पड़े हुए थे। वहां की हालत भी धीरे धीरे खस्ता होने लगी थी, पर फिर भी वहां काफी स्टाफ अभी भी काम करता था। इसलिए अब सिंघानिया ने शंकर और उसके दोस्तों को उसी जगह मौजूद एक पुरानी हवेली में रखा, जिसका नाम था डाक बंगला। जुलाई के महीने की वो घनघोर बारिश और 100 साल पुराना वो डाक बंगला, ऐसी हालत में अब अभय, धनराज और शंकर वहां रहने लगे। पहली रात को उस डाक बंगले में उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। उस डाक बंगले में उन्हें एक तहखाना मिला, जहां उन्हें कुछ तस्वीरें मिली, जिसमें कुछ फिरंगी अफसर की पोशाकों में थे, और उनके हाथ में लोगों के शरीर के कटे हिस्से थे, जिसे वो फिरंगी बड़े मजे से उन तस्वीरों में दिखा रहे थे। उन तस्वीरों में एक औरत भी थी जो भारतीय थी, दिखने साधारण, पर वो उन तस्वीरों में उन शरीर के कटे हिस्सों के साथ बड़े आराम से दिखाई दे रही थी। उस डाक बंगले ने तीनों को कई चीजें दिखाई, जैसे वो जगह उन्हें कुछ बताना चाहती थी। शंकर और उसके दोस्तों को ये तो समझ आया था कि इन तस्वीरों में जो लोग थे वो ब्रिटिश इंडिया के वक्त के थे, और ये बंगला भी। उस बंगले की और भी छानबीन करने पर उन्हें इंसानों के शरीर के सैकड़ों कंकाल मिले, जिसने शंकर, अभय और धनराज की हिम्मत की जैसे नींव ही हिला दी थी। पर यहाँ से पीछे हटना संभव नहीं था। वो तीनों इस बात की गहराई तक जाने के लिए उन तस्वीरों में मौजूद इकलौती औरत की कहानी जानने में लग गए। उस औरत की छानबीन उन्हें बंगले के एक छोटे से गांव में ले गई, जहां उन्हें 80 साल पुरानी एक ऐसी औरत के बारे में पता चला जिसे डायन कहा जाता था। उसका नाम था राजेश्वरी। कहा जाता था कि उसने काली विद्या पाने के लिए और शैतान से प्यार जाहिर करने के लिए अपने ही बच्चों की बलि दे दी थी। गांव वालों ने उसे उस गांव से बहिष्कृत कर दिया था, क्योंकि वो गांव के ही लोगों को अपने शैतानी विद्या से मार चुकी थी। गांव के लोगों की नजर में वो डायन राजेश्वरी मर चुकी थी, पर उस पर नजर पड़ी उसी के जैसे एक जल्लाद की, जिसने ब्रिटिश इंडिया के समय पर हाहाकार मचा दिया था। उसका नाम था जनरल डायर। डायर एक सनकी और हिंसाचारी इंसान था। उसे लोगों को तड़पाने में और बेरहमी से उनकी जान लेने में अलग मजा आता था। अब जनरल डायर को साथ मिल गया था एक डायन का, राजेश्वरी का। डायर की ट्रांसफर उन दिनों मुंबई हो चुकी थी, और उसे रहने के लिए जो जगह मिली थी उसका नाम था डाक बंगला, जो रॉयल पाम्स में स्थित था। अब राजेश्वरी को जब भी अपनी शैतानी विधि के लिए किसी की बलि देनी होती थी, तब डायर उसे अपने सैनिकों के जरिए वहीं से लोकल लोगों को उठवा कर लाता था और उन्हें बेरहमी से मार देता था। इस बात ने शहर में उस वक्त हलचल मचा दी थी।
पर कोई भी डायर के खिलाफ नहीं जा पाता था। पर जब भारत स्वतंत्र होने की ओर बढ़ने लगा तब डायर का फिर से ब्रिटेन में ट्रांसफर कर दिया गया था। पर तब तक राजेश्वरी और डायर ने उस जगह को पूरी तरह से नर्क में बदल कर रख दिया था। पर राजेश्वरी के लिए ये अंत नहीं था, उसे उस जगह पर ही अपनी हमेशा के लिए छाप तोड़नी थी, उस जगह को अपना बनाकर रखना था। उसे पहली बार कोई जगह अपनी लगी थी, इसलिए 1948 के दौरान ही उसने एक ऐसी विधि की जिससे वो सबसे बड़ा बलिदान दे सके, आत्म बलिदान, जिसके जरिए वो अपने नश्वर शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और उस जगह हमेशा उसका ही राज रहेगा। ब्रिटिशर्स भले ही उस जगह को छोड़कर चले गए थे, पर उस कल्ट सोसाइटी में कई इंडियंस भी थे। राजेश्वरी की अमर आत्मा ने एक ऐसे लोगों का समूह बनाया जो उस जगह को जिंदा रखे और बदले में उन्हें वो दुनिया की हर वो चीज देगी जिसे इंसान चाहता था। शंकर, धनराज और अभय डायन राजेश्वरी और डायर की इस कहानी को जान गए थे, या शायद वो डायन उन्हें जानने देना चाहती थी। पर शंकर और उसके दोस्तों को जिस बात ने जड़ से हिलाकर रख दिया था वो बात थी कि वो कल्ट सोसाइटी अभी भी उस जगह पर है और उनके कई सदस्यों में से एक था एक बिल्डर जिसका नाम था गौतम सिंघानिया, जिस आदमी ने उन्हें यहाँ काम दिया था। अब जहाँ विक्टिम ही सस्पेक्ट हो वहाँ बचाने वाले क्या करें, और जहाँ सिस्टम से जुड़े ताकतवर लोग ही सिस्टम को अंदर से खाने में लगे हुए हों, उनसे कैसे लड़ा जाए। शंकर, अभय और धनराज को राजेश्वरी के डायन होने से ज्यादा जिस बात ने परेशान कर दिया था वो बात थी गौतम सिंघानिया को हराना। और गौतम सिंघानिया तीनों को उस जगह से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बलि का बकरा बनाने पर तुला हुआ था। पर तब उन्हें एक बात समझ आई कि जब लड़ाई तुम्हारी सिस्टम से ही हो तब खुलकर सामने लड़ना चाहिए। शंकर ने यही रास्ता अपनाया। गौतम सिंघानिया और उसके जैसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए उसने सिस्टम के हर हिस्से पर उसे मिले सबूत डाल दिए, जिसे अब सिंघानिया चाहकर भी नहीं निकाल सकता था। जब सिंघानिया का सच पूरी दुनिया के सामने आया तब अपने शक्ति के नशे में चूर वो भांप ही नहीं पाया कि उसे कोई शंकर जैसा मामूली इंसान तबाह कर सकता था। मुंबई के उस हादसे के बाद शंकर, अभय और धनराज भी सहमे हुए थे। उन्होंने इस बार अभी कोई भी काम लेने से इनकार कर दिया था। पर इस बार इस हादसे के बाद अनाया भी शंकर से मिलने मुंबई आ गई थी। शंकर को शायद अब अनाया की जरूरत भी थी, पर उसी वक्त से शंकर को एक काला साया दिखाई देने लगा। अब तक शंकर रॉयल पाम्स की उस भयानक याद को भुला भी नहीं पाया था कि उसे इस साय ने परेशान करना शुरू कर दिया। अभय और धनराज की हालत भी इस वक्त सही नहीं थी, इसलिए शंकर ने उन्हें उस साय के बारे में बताना ठीक नहीं समझा। वो साया अब शंकर को मुंबई की काली रातों में इन्हीं सुनसान रास्तों पर घुमाता था और शंकर भी न चाहते हुए जैसे उस काले साय के पीछे चला जाता था, जैसे वो साया उसे कुछ बताना चाहता हो। और एक रात हुआ भी वैसा ही। वो साया शंकर को एक ऐसे क्लिनिक में लेकर गया जहां उसे कुछ अजीब लोग मिले। उस क्लिनिक में जाने के बाद उसे पता चला कि वो किसी डॉक्टर मुदगल नाम की साइकियाट्रिस्ट का था। शंकर वहां रुका रहा, पर उसे उस डॉक्टर से मिलना नहीं हुआ। पर बाद में शंकर को पता चला कि वो क्लिनिक सालों पहले जलकर खाक हो गया था, इसलिए शंकर उस क्लिनिक की छानबीन करने लगा। तब उसे उस जले हुए खंडहर में एक लिफाफा मिला जिसमें एक बिल्डर का नाम लिखा था, लालवानी बिल्डर्स। यहाँ से शंकर को कड़ी मिलना शुरू हुआ। शंकर को वो साया अब उन सारे लोगों से मिल रहा था जो उस लालवानी बिल्डर के विक्टिम थे। ऐसे एक लड़के से शंकर की जान पहचान हुई जिसका नाम था विवेक। वो एक लग्जरी कार का ड्राइवर था। विवेक के जरिए शंकर को एक अजीब बात का पता चला कि उसकी बिल्डिंग के लोग और उसका लैंडलॉर्ड उस पर घर पर लड़कियां लेकर आने का आरोप लगाते थे, जबकि वो कभी भी उस बिल्डिंग में कोई लड़की लेकर नहीं आया था। शंकर को विवेक के इर्द गिर्द किसी आत्मा का प्रभाव महसूस होने लगा था, इसलिए विवेक उसे अपने घर लेकर चला गया। उसके घर जाने के बाद शंकर को एक अतृप्त आत्मा दिखाई देती है जो विवेक से लिपटी हुई थी। उस आत्मा ने शंकर को अपनी पूरी कहानी दिखाई, जिसमें उसे 3 आदमियों ने किस तरह से एक षड्यंत्र में फंसाकर उसके इज्जत के साथ खेला और आखिर में उसे मार दिया। उनमें से एक आदमी था विवेक का ही दोस्त, और ये तार भी आखिर में जाकर लालवानी बिल्डर से जुड़ता था। विवेक को ये बात जब शंकर से पता चली तो वो किसी नाजुक शीशे की तरह बिखर गया था। अब इन बातों का पता चलने के बाद शंकर को पीछे हटना नामुमकिन था। शंकर अब आखिरकार उस बिल्डिंग में गया जिस जगह की वजह से ये सारा खेल शुरू हुआ था। उस बात की तह तक जाने के बाद शंकर को पता चला कि जिस जगह पर लालवानी अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता था वहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 11 लोग रहते थे। उनकी जमीन बड़े प्राइम लोकेशन पर कुछ एकड़ में फैली हुई थी। वो जमीन उस परिवार के पुरखों की थी और वो बेचना नहीं चाहते थे।
पर लालवानी भी उस जमीन को किसी भी हालत में पाना चाहता था। इसलिए उसने उस परिवार को अलग अलग तरीके से परेशान करना शुरू किया और धीरे धीरे उस परिवार की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। उस परिवार की लड़कियां, औरतों की इज्जत पर हाथ डालना, ऐसे घिनौने काम को अंजाम देना लालवानी ने शुरू कर दिया था। इसलिए एक दिन ऐसा निकला जब उस परिवार ने कसम खाकर एक साथ 11 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली और ऐसी कसम खाई कि उस जगह पर कभी भी कोई रह नहीं पाएगा। और बाद में हुआ भी वैसा ही। लालवानी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सोसाइटी खड़ी तो कर दी थी, पर जो भी उस जगह रहने आता उसकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती थी या वो पागल हो जाता था। पर लालवानी अब फंस चुका था। उसने उस बिल्डिंग के फ्लैट्स पहले ही ऊंची कीमतों पर बेच दिए थे। लोगों ने उस पर कोर्ट केस डाल दिए थे, पर लालवानी की साठगांठ थे। जज ने बस एक साइकियाट्रिस्ट को अपॉइंट करने को कहा जो ऐसे लोगों की मदद कर सके जिन्हें उस सोसाइटी में रहने की वजह से दिमागी प्रॉब्लम होने लगी थी। पर डॉक्टर मुदगल, जिन्हें कोर्ट ने लालवानी के बिल्डिंग के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंट किया गया था, अब वो भी लालवानी का ये राज जान गई थी। इसलिए अब शंकर को इस कहानी के शुरुआती कड़ी पर जाना पड़ा, जहां वो, विवेक और उसकी प्रेमिका, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, मेघा, उस तक पहुंचना था। शंकर के पास एक प्लान था जिससे वो मेघा के कातिलों को सजा देने के साथ साथ ही लालवानी बिल्डर्स के कुकर्मों का भांडाफोड़ कर सकता था। इसलिए शंकर ने मेघा की आत्मा से संपर्क करके उसके कातिलों का पता लगाया, जिसमें से असली सस्पेक्ट था विवेक और मेघा का दोस्त जीवन। शंकर ने मेघा की मदद से उसकी ही गर्लफ्रेंड, जो उसके ही जैसी कातिल थी, जिसने जीवन को मेघा को मारने में एक तरह से मदद भी की थी, मेघा ने जीवन के शरीर में प्रवेश करके अनुराधा का खून करवा दिया और लालवानी के सारे कच्चे चिट्ठे दुनिया के सामने खोलकर रख दिए, जिसकी वजह से लालवानी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पर लालवानी इस बार भाग नहीं पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया था। लालवानी की इस कहानी ने शंकर को ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व कर दिया था। शायद वो साया शंकर से ये सब करवाना चाहता था। शंकर इस किस्से के खत्म होने के बाद भी उस साय के सोच में पड़ा हुआ था। अब तक उसने जो भी काम किए थे, क्या वो उसने किए थे या वो साय ने उससे करवाए थे? क्या थी पूरी सच्चाई? जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनिए भूत भुलैया।